नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नंबर सेकंड। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होने वाले हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में होने वाले TGT, JBD, टेट एंड कमीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन के बारे में, इससे आने वाले महत्वपूर्ण या बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले इसमें जो बात की गई है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बात तो है कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी, जिसमें कि 284 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने लोगों ने भाग लिया था? 284 लोगों ने भाग लिया था। और पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर सन 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, और जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसी तरीके से संविधान सभा के जो पहले जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें 26 जनवरी 1950 की, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था फ्रेंड्स, कि आपका जो 26 जनवरी 1950 है उसमें आपका हमारा जो संविधान है वो आपका बनकर तैयार हुआ था। और इसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। और 24 जनवरी 1900 आपका जो है 50 को इसकी जो है अंतिम बैठक हुई थी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति कब बनी थी? 31 दिसंबर 1931 फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका जो है 29 अगस्त 1947। तीसरा है 22 जुलाई 1947 एंड चौथा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1931 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। तो ध्यान रखें दोस्तों, 31 दिसंबर 1931 को 31 दिसंबर 1947 को हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। और 29 अगस्त 1947 को आपकी जो है प्रारूप समिति बनी थी। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में अगर बात करें तो इसके कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। और इसी समिति को प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसी के साथ अगर यहाँ पर 22 जुलाई 1947 की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, यानी जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो पिगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और इसी के चलते आपका जो है राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो पहली बार विदेश में जो लहराया था इसे, वो आपका मैडम भिकाजी कामा ने लहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में सन 1907 में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है कि सन 1907 में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको विदेश में फहराने का श्रेय जाता है। और इसी कारण से इसी संदर्भ में मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिनको कि आगे चल करके आपका 22 जनवरी सन 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। ये थे क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया दोस्तों, कि स्थानीय जो स्वशासन है उसकी संकल्पना को कौन सा अनुच्छेद पूरा करता है? स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को कौन सा अनुच्छेद पूरा करता है? पहली बात तो दोस्तों, जो स्थानीय स्वशासन है इसमें इसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो पंचायतों के गठन का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? 40 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को जो पूरा करने की जो संकल्पना है वो आर्टिकल 40 जो है पूरा करता है। ठीक है, जबकि आर्टिकल नंबर 243 में इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है उसके कार्य और शक्ति
पंचायतों की कार्य और शक्तियों का उल्लेख 243 में किया गया है और आर्टिकल नंबर 40 में इसकी जो है इसके गठन के बारे में बात की गई है। इसी तरीके से आर्टिकल 143 की अगर बात करें तो इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो सार्वजनिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण सलाह लेने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत, कि सार्वजनिक विषयों को लेकर के यदि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। परंतु इस अनुच्छेद में साथ में यह भी बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी चाहे तो राष्ट्रपति इस परामर्श को मान सकता है, चाहे तो उसे मना भी कर सकता है। इसी के साथ आर्टिकल नंबर 312 की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके आपके जो राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जैसे दोस्तों IAS, IPS, ठीक है, इस प्रकार के जो पद है वो आपके सुसज्जित कर सकती है राज्यसभा। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखनी है आर्टिकल 312 के तहत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो संसद में नए राज्यों के गठन या निर्माण के लिए किस एक अनुच्छेद के तहत जो है वो किया जाता है? भाई भारत में किसी प्रकार का कोई नए राज्य गठित करना है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उसको किया जा सकता है? तो उसके लिए जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका जो है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 के तहत भारत की संसद किसी भी प्रकार का कोई नया राज्य उसको गठित कर सकती है और साथ में जो है उसकी सीमा में और उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 2 में विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जा सकता है और आर्टिकल 4 के तहत जो है आपका, इसके अलावा आर्टिकल 4 की अगर बात करें तो इसके तहत जो आपका जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो आपका जो है राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता इस आर्टिकल के तहत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 जो है वो आपका संशोधन प्रक्रिया के बाहर है, इसीलिए इसमें ऐसा आपका जो है कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 5 में आपका जो है नागरिकता के बारे में बात की गई है कि नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता होगी। 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा किस एक अनुच्छेद के तहत करती है? अभी मैंने आपको बताया था IAS, IPS, IRS और आपका जो IFS, ये इस प्रकार के जो पद है, इसके अलावा कल को अगर आवश्यकता पड़ती है तो और किसी नए प्रकार का जो पद है वो राज्यसभा आपका जो है सृजित कर सकती है आर्टिकल नंबर 312 के तहत। आर्टिकल नंबर 249 भी आपका राज्यसभा की शक्ति और कार्य उसमें बताया गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्र का विषय घोषित कर सकती है या फिर 1 वर्ष के लिए जो है इसे केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने के लिए दे सकती है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? यानी यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या फिर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें या राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या किसी प्रकार की आकस्मिक घटना ऐसी स्थिति आ जाए या असामान्य घटना पैदा हो जाए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह के लिए कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? उपराष्ट्रपति। तो ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, तो ऐसा कहा गया है दोस्तों आर्टिकल नंबर 65 में कि असामान्य स्थिति यदि पैदा हो जाए, यदि राष्ट्रपति क्या आपका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या उसके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है या फिर अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पद पर जो है और उसके कार्य और शक्तियों का जो निर्वहन है, कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। इन विच आर्टिकल नंबर 65, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 64 में क्या बोला गया है कि देश का जो उपराष्ट्रपति होगा, देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी एक्स ऑफिस आपका जो पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति का मतलब है कि ये फिक्स किया गया है कि जो भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा उसे राज्यसभा की बैठकों का संचालन करना पड़ेगा। तो ऐसा बात की गई है आर्टिकल नंबर 64 में। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस तरीके से आपने इस बात को ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में सदस्य ना होने पर भी आपका जो है
सदन की अध्यक्षता करता है कौन? ऐसा कौन सा इसमें से व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं है परंतु फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है और सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 महान्यायवादी, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति या सभी। तो इसका दोस्तों सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी ये जो है उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ना तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का, परंतु फिर भी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करता है या बुलाता है, ठीक है। इसके अलावा वो महान्यायवादी की अगर बात करें तो दोस्तों ये संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है और परंतु उसमें मतदान नहीं कर सकता है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, क्लियर। क्योंकि आपका जो महान्यायवादी का पद होता है ये आपका महान्यायवादी क्या होता है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है, ठीक है, कानून अधिकारी माना जाता है, ठीक है। सार्वजनिक विषयों के संबंध में या कानून निर्माण के संबंध में सरकार को अपना परामर्श देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका जो है गलत हो जाएगा, बी भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कि सदन का सदस्य ना होने पर भी सदन की अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है आपका उपराष्ट्रपति। ऐसा लिखा गया है 64 में, ऐसा कहाँ लिखा गया है 64 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 550 होती है, 545 होती है, 543 होती है या फिर 552 होती है? तो ध्यान रखें दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है लोकसभा में कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम यानी मैक्सिमम, ठीक है। परंतु वर्तमान में कितनी है? 543। कितनी है दोस्तों? 543। क्लियर बात सबको? और ये 500 के 43 सदस्य, सारे के सारे जो सदस्य हैं वर्तमान में वो सारे के सारे निर्वाचित है, क्योंकि मनोनीत सदस्यों की संख्या लोकसभा में 2 होती थी जो एंग्लो इंडियन कास्ट के आपके राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। सन 2019 में एंग्लो इंडियन सिस्टम को भारतीय संविधान में से क्या है समाप्त किया गया है, क्योंकि अब जो राष्ट्रपति है वो ना तो लोकसभा में और ना ही आपका जो है राज्यपाल है वो विधानसभा में एंग्लो कास्ट के सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। इसी कारण से एंग्लो इंडियन सिस्टम को समाप्त करके अब एंग्लो इंडियन सदस्य को नहीं नॉमिनेट किया जाएगा और इसी कारण से सारे के सारे जो सदस्य हैं लोकसभा में वो आपके कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, जिनकी संख्या कितनी है? 543 इज करेक्ट आंसर। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो थुगन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो थुगन समिति नगरपालिका से थी या स्थानीय स्वशासन से थी या विधानमंडल से थी या सभी से थी? तो पीके थुगन समिति जिसका गठन हुआ था 1988 में। कब हुआ था दोस्तों? 1988 में। ये आपकी ऐसी समिति थी जिसने स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी पंचायती राज सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण जो है सरकार को अपनी रिकमेंडेशन या फिर सिफारिशें दी थी। इसी के साथ अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये भी इनमें से एक थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति और आपकी अशोक मेहता समिति के साथ साथ पीके थुगन समिति का भी महत्वपूर्ण योगदान था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में या फिर उसको जो है उसके प्रावधान को संवैधानिक दर्जा दिलाने में, ठीक है। तो ये आपकी थी पीके थुगन समिति का संबंध किससे था? स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज सिस्टम से, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें बोला गया है कि मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो मुख्यमंत्री का जो पद है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, जहां पर विधानसभा होगी, विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसी तरीके से लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और राज्य में विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो ऐसा जो उल्लेख है कहाँ पर किया गया है? 63 में, 163 में, 179 में, 178 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला गया है कि राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री होगा जो आपका जिसका जो चुनाव है वो आपके एमएलए के रूप में किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में। जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो एक विधानसभा के सदस्य के रूप में होता है, ठीक है। और इसी तरीके से वो दल के द्वारा या फिर पार्टी के द्वारा निश्चित किया जाता है कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो पार्टी जिस सदस्य का नाम राज्यपाल को देती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में उसी व्यक्ति को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है कि राज्य के अंदर राज्य की कार्यपालिका को संचालित करने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। तो ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है।
ठीक है। 168 की अगर बात करें, 168 में क्या बोला गया है दोस्तों कि राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है। आर्टिकल 168 में आपका जो है बात की गई है किसकी, राज्य विधानमंडल के बारे में बात की गई है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का संबंध किससे था। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड जो रिलेटेड थे वो थे किससे, स्थायी बंदोबस्त थे या फिर महलबाड़ी बंदोबस्त थे या रैयतबाड़ी बंदोबस्त थे या सभी। तो आपकी जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त को शुरू किया गया था वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, ठीक है, वो आपका 1798 में स्थायी बंदोबस्त उसके द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं यहाँ पर आपने यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। इसी के साथ अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने कब दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने कब दिया था, 1919 में या 1922 में, 1925 में या 1929 में। ठीक है, तो अगर इंकलाब जिंदाबाद के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1919 की जो घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। 1922 में अगर हम बात करें तो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन के चलते 5 फरवरी सन 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी। 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा काकोरी में आपके जो है सरकारी खजाने को ट्रेन से लूटा गया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और 1929 में आपका केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम गिराया गया था और इसी दौरान जो है भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तो ये हमने बात रखनी है, ध्यान रखनी है क्वेश्चन नंबर 12 के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला गया है द फिलोसफी ऑफ द बम, द फिलोसफी ऑफ द बम। ये जो फिलोसफी ऑफ द बम है, पत्रिका का संपादन किस एक क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ द जो बम है वो किसके द्वारा बनाया गया था, लिखी गई थी ये पत्रिका आपके गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा या एस सान्याल के द्वारा या भगवती चरण बोहरा के द्वारा। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना, जो गंगाधर तिलक है इनकी जो समाचार पत्रिका थी वो मराठा और केसरी थी। ठीक है, मराठा और केसरी। और एनी बेसेंट की अगर बात करें तो इनकी कॉमन आपका जो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम द फिलोसफी ऑफ द बम की बात करें तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा जो है द फिलोसफी ऑफ द बम जो है आपकी ये आपका जो है ये आपका जो है लिखा गया था, सॉरी किसके द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल। किसके द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भगवती चरण बोहरा के द्वारा नहीं बल्कि सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा ये आपकी जो है पत्रिका जो है संपादित की गई थी। क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी किसके द्वारा। तो महात्मा गांधी को जो महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सुभाष चंद्र की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था या राष्ट्रपिता कहकर जो है आपका वो संबोधित किया था। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। आपका जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने महात्मा गांधी को किस नाम से संबोधित किया, वो आपका राष्ट्रपिता के से संबोधित आपका जो है किया था। भगत सिंह ने किसी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया था गांधी जी को, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था तो चंपारण सत्याग्रह के तहत जो है आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहकर जो है संबोधित किया था। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। किसकी, बापू की। तो महात्मा गांधी के कईयों नाम थे दोस्तों, कईयों उपनाम के नाम से जो है इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख शासक कहा गया है, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या अकबर द्वितीय। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका जो है जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह की अगर बात करें तो ये इसे लंपट मूर्ख शासक कहा गया है या लापरवाह या आपका जो है शासक इसको कहा गया है। ये आपका जो है औरंगजेब के बाद के जो उत्तराधिकारी थे, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ठीक है, इस प्रकार के आपके जो है इसके उत्तराधिकारी थे 1707 के बाद, जिन्हें हम उत्तर मुगल काल के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी दोस्तों 1757, 1775, 1765 या 1799। तो ये जो आपकी संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि,
ये आपकी बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1765 में ये युद्ध जो बंद हुआ था वो इलाहाबाद संधि के तहत हुआ था सन 1765 में, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आपकी की गई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और साथ में आपका जो है मुगल सम्राट जो उस समय थे शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि हुई थी। और इसी के चलते अगर 1799 की अगर हम बात करें तो इसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, और इसी फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये हमने ध्यान रख लेना है आपका जो है एंग्लो फोर्थ मैसूर युद्ध 1799 में, ठीक है। और 1757 में हमने बात की थी किसके बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बात की गई है कि टवर्नियर कहाँ का यात्री था। तो टवर्नियर यात्री या व्यापारी कहाँ का था, तो ये इटली का था या डच का था या फ्रेंच का था या मोरक्को का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये था आपका फ्रेंच का। ये घोड़े को व्यापार करने वाला एक आपका जो है यात्री था जो आपका भारत आया था। मोरक्को की अगर बात करें तो मोरक्को में इब्न बतूता प्रमुख मोरक्को यात्री था, और इटली की अगर बात करें तो आपका जो है आपका जो है जैसे आपका निकोंटी को आपका जो था आपका, ये सारे के सारे जो कहाँ के थे, इटली के निवासी थे, ठीक है। आपका जो है जैसे आपका विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो आपके यात्री थे वो इटली के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इटली के निवासी, इटली के जो यात्री थे आपका बर्नियर था आपका जो है, और आपका निकोंटी था, ये आपका इटली के थे। फ्रेंच से आपका कौन था, टर्नियर था, और इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें कि दिल्ली के लाल किले में हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली का जो लाल किला है दोस्तों वो बनाया था शाहजहां ने। किसने बनाया था, शाहजहां ने वो बनाया था, ठीक है। आपका जो है लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित किया गया है और दिल्ली के अंदर है। परंतु इसमें हीरा महल का जो निर्माण है वो किसने किया था, वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, जो मुगल वंश का या मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, जो 1857 की क्रांति में पकड़े जाते हैं, और इनकी जो पत्नी है उसके साथ जो है इनको रंगून जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी 1800 आपके जो है 66 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के साथ जो है मुगल साम्राज्य का भारत से अंत हो जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे जो भी वीडियो को देख रहा है। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है दोस्तों कि सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, अर्जुन देव, रामदास, अंगद देव या गोविंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, और इनको जो है सिख आपका जो मुगल बादशाह था जहांगीर ने सन 1606 में इनको शहीद कर दिया था, ठीक है। आपका जो जहांगीर का जो पुत्र था शहजादा खुसरो, उसकी सहायता करने के लिए आपका जो है सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको जो शहीद कर दिया गया था किसके द्वारा, मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, ठीक है। रामदास की अगर बात करें तो इन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण किया था, और अंगद देव की अगर बात करें तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि को आपका प्रचलित किया था, और गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो आपकी स्थापना की गई थी, किसकी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। और इसी के साथ जो है गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पावटा साहिब के अंदर जो है दशम ग्रंथ की रचना की थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फैरंगी सिकंदरी किसका फारसी अनुवाद है। फैरंगे सिकंदरी, ठीक है, किसका फारसी अनुवाद है, 1300 संस्कृत ग्रंथों का, 52 उपनिषदों का, या महाभारत का, या आयुर्वेद का। तो ये आपका इसका तो सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद, ठीक है। जो आयुर्वेद जो आपका ग्रंथ है इसको जो है इसको सिकंदर आपका जो है लोदी के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसे नाम दिया गया है फैरंगे सिकंदरी। महाभारत की जो फारसी अनुवाद है उसे कहते हैं रज्मनामा, और 52 उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है दोस्तों उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसको, सिर-ए-अकबर। और 1300 संस्कृत ग्रंथों का जो फारसी अनुवाद है उसे कहा जाता है दिलायते फिरोज शाही। जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में अजीउद्दीन खालिद खान के द्वारा आपका जो है ट्रांसलेट किया गया था। तो इस प्रकार की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। जल्दी ही आगे अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।